एक सबसे मुश्किल मौसम। यहां खाने की कमी हो जाती है, दुनिया के सारे रंग गायब हो जाते हैं। ऐसा मौसम जब जंगली जीवों को अपनी सीमा से परे जाना पड़ता है और जिंदा रहने के लिए रणनीति खोजनी पड़ती है। सबसे जुनूनी जीव ही बचे रह पाते हैं और सर्दियों से टक्कर लेते हैं। बाकी गर्म इलाकों में चले जाते हैं सर्दियों के शिकंजे से बचने के लिए। दक्षिण में है एक सुकून भरा इलाका। नए बच्चे यहां जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। हर साल मौसमों के उतार चढ़ाव धरती को बदलते हैं और यहां के जंगली जीवों को भी। यह सबसे कठिन परीक्षा है, ठंड का कहर अमेरिका के जंगलों पर उतर रहा है। अमेरिका's वाइल्ड सीजन्स। दिसंबर सॉल्स्टिस यानी दिसंबर विषुव। उत्तरी गोलार्ध सूरज की चमक और गर्मी से दूर झुक गया है और वहां बर्फीला मौसम आ गया है। दिन छोटे होने लगे हैं और रातें लंबी। आज है 21 दिसंबर का दिन, साल का सबसे छोटा और सर्दियों का पहला दिन। सर्दियों का सबसे ज्यादा असर अलास्का में देखा जा सकता है। इसका उत्तरी किनारा साल भर अंधेरे में ढका रहता है। किनाई प्रायद्वीप पर सूरज क्षितिज से जरा सा ऊपर निकलता है 5.5 घंटे के लिए, पर इसकी किरणें कमजोर हैं। अभी थोड़े ही दिन पहले यहां के पानी में गर्मियों के मेहमानों की भरमार थी, जैसे कि एलिफेंट सील और हम्बैक व्हेल। लेकिन ये मुसाफिर अब गर्म मौसम की तरफ दक्षिण में चले गए हैं। अलास्का की सर्दियों के अंधेरे का एक उजला पहलू भी है। ऑरोरा बोरियालिस, जिसे नॉर्दर्न लाइट भी कहा जाता है, यह तब पैदा होती है जब सूरज द्वारा इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स धरती के वायुमंडल की गैसों से टकराते हैं। ऐसा साल भर होता रहता है, पर सर्दियों में अंधेरे की लंबी चादर के रहते यह बहुत अच्छी तरह से नजर आता है। रोशनियों की यह खूबसूरती इस उजाड़ मौसम को थोड़ा सा सजा देती है। अमेरिका जैसे विशाल देश में सर्दियों के भी कई रूप होते हैं। न्यू इंग्लैंड में लंबी और भयानक, जबकि कैलिफोर्निया और एरिजोना के ऊंचे रेगिस्तानों में सर्द और सूखी। दक्षिण के धूप भरे इलाकों में नर्म और मध्यम। हर राज्य में दिन अब लंबे होने लगे हैं, पर सबसे ठंडे दिन तो अभी आने बाकी हैं। जनवरी की शुरुआत में मिशिगन के ऊपरी प्रायद्वीप पर बर्फ की ताजा परत चढ़ गई है, और वो भी बहुत सारी। इसे लेक इफेक्ट बर्फ कहते हैं। उत्तर में लेक सुपीरियर के खुले पानी की नमी और दक्षिण में लेक मिशिगन की वजह से यह बर्फ आई है। अकेले जनवरी में करीब 1.5 मीटर से ज्यादा बर्फ गिर जाती है और इसे अमेरिका का एक सबसे ज्यादा बर्फ गिरने वाला इलाका बना देती है। मिशिगन की सर्दियों को जानवरों की एक खास प्रजाति ही सह पाती है। यह है रिवर ऑटर,
ये अपनी भौहों तक हर हिस्से की बड़ी देखभाल करती है। बर्फ में लोटने से इसका फर्श साफ रहता है और साथ ही इसके ऊनी फर के नीचे गर्म रखने वाली हवा की परत भी फंस जाती है। इसके बिना यह यहां जिंदा नहीं रह सकती थी। इसने अपने फर की देखभाल तो कर ली है, अब पेट पर ध्यान देने की जरूरत है। यह भूखी ऑटर सर्दियों में खुले पानी के इस दायरे में ही खाना खोजती है। नदी तेजी से जमी जा रही है, पर अब तक बहाव इतना तेज है कि बर्फ ठहर नहीं पाई है। ये इस बर्फीले पानी में शिकार कर रही है। इसका वाटरप्रूफ फर इसे ठंड से बचाता है। इसे शिकार मिल गया है, छोटी मछलियों की एक टोली जो सर्दियों में सुस्त पड़ गई हैं। खाने के बीच ये सर्दियों से बचने की तैयारी भी करती है। ये बर्फ में कुछ छेद कर लेती है। अगर ये बंद हो जाए तो मछलियों तक नहीं पहुंच पाएगी और भूखी मर जाएगी। सबसे बुरी बात यह है कि बर्फ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा और ये बर्फ के भीतर ही कैद होकर रह जाएगी। रिवर ऑटर कड़ी मेहनत और आवाजों के सहारे सर्दियों में खाना खोजती है। कैलिफोर्निया के किनारे पर सर्दियों का असर मध्यम है। यहां पानी जमने का कोई खतरा नहीं रहता। यहां पानी 13 डिग्री सेल्सियस पर है और नॉर्दर्न एलिफेंट सील्स के लिए यह पानी में मौज का मौसम है। ये करीब 5000 किलोमीटर का सफर तय करके अलास्का से यहां आई हैं। कैलिफोर्निया का यह गुनगुना मौसम इन्हें सैन फ्रांसिस्को के दक्षिण में आनियो नुएवा स्ट्रेट रिजर्व में ले आता है। हर साल ये दिसंबर के महीने में यहां चली आती हैं, बच्चे पैदा करने, प्रजनन करने। विशाल नर लड़खड़ाते हुए किनारे पर चले आ रहे हैं। ये अपनी मादाओं के हरम के लिए अपना इलाका बनाने वाले हैं। एक भीड़ से एकदम अलग लग रहा है। ये है बीच मास्टर। ये विशाल नर करीब 4 मीटर लंबा है। 2 टन वजनी चर्बी का ये पहाड़ बहुत हिम्मती है। कम दबदबे वाले नर इससे दूर ही रहते हैं। अगर वो ऐसा ना करे तो उन्हें भारी नुकसान भुगतना पड़ सकता है। ये इसके लिए लड़ रहे हैं। भारी भरकम गर्भवती मादा बच्चे पैदा करने आ रही है। बच्चे पैदा होने के बाद वो मिलन के लिए फिर से तैयार हो जाएगी। बीच मास्टर के राज में दूसरों को मौका मिलेगा, इसमें शक है। जल्दी ही इसने 25 मादाओं को जमा कर लिया है, इस बीच पर सबसे ज्यादा। लेकिन इसकी हिफाजत की कीमत चुकानी पड़ती है। रोजाना इसका वजन 5 किलो कम हो रहा है, पर यह लापरवाही नहीं बरत सकता। दुनिया की कोई ताकत उसे अपनी मादाओं के नजदीक जाने से नहीं रोक सकती। इससे कम रुतबे वाला एक नर अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। वो इसके हरम से मादाओं को चुराने के चक्कर में है। सबसे ज्यादा रुतबे वाले नरों को ही मिलन का मौका मिलता है, पर यह बांका नौजवान जरा से मौके की तलाश में है। बीच मास्टर व्यस्त हुआ कि इसने अपने कदम बढ़ाने शुरू किए हैं, लेकिन मादा की अपनी मर्जी है। ये कम रुतबे वाले नर के करीब जाने को तैयार नहीं।
इसने शोर मचा दिया है। बीच मास्टर फौरन चला आया है। इसके फूलने वाले थूथन से इसकी गरज गूंज रही है। बांग के नौजवान ने खतरा भांप लिया है। इससे पहले यह बीच मास्टर से भिड़ चुका है, इसलिए फिलहाल तो बिना किसी नुकसान के ये समंदर में वापस लौट गया है। लेकिन आज तो हारम पर हर तरफ से हमला हो रहा है। ज्वार चढ़ रहा है और एक नर ने घुसपैठ शुरू कर दी है, और इस विशाल नर को डराकर भगाना आसान नहीं होगा। दो विशाल नरों की टक्कर। ये अलग अलग तरह की आवाजें निकालकर एक दूसरे को परख रहे हैं। ये घुसपैठिया पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये एक बराबरी की टक्कर है और कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। बहुत कुछ दांव पर लगा है। जो जीतेगा 25 मादाओं के इस हरम पर उसका कब्जा हो जाएगा। लहरों ने दोनों विशाल नरों को ढक दिया है। और बीच मास्टर जीतकर वापस लौट रहा है। बेचारा दूसरा घायल नर वापस लौट गया है। गर्मी की तलाश में कैलिफोर्निया जा रहे जंगली जीवों के लिए समुद्र इकलौता रास्ता नहीं है। कुछ जीव आसमान के रास्ते जाते हैं। सेंट्रल कोस्ट पर पिज़्मो बीच एक सबसे छोटे लेकिन लंबा सफर तय करने वाले जीव का ठिकाना है। मोनार्क बटरफ्लाई यानी मोनार्क तितली। ये हजारों की तादाद में यहां आती हैं। कैलिफोर्निया अमेरिका में अकेली ऐसी जगह है जहां सर्दियों में मोनार्क तितलियां चली आती हैं। यूकेलिप्टस के पेड़ों का यह बगीचा इनकी जन्नत है। ये इन्हें धूप से भी बचाता है और समुद्र की हवाओं से भी पनाह देता है। सिर्फ वेस्टर्न मोनार्क तितलियां यहां आती हैं, जबकि रॉकीज के पूरब वाले इनके रिश्तेदार मेक्सिको जाते हैं। ये सिर्फ सर्दियों से बचने के लिए नहीं आई हैं, बल्कि ये अपनी अगली पीढ़ी को जन्म देने भी यहां आई हैं। मिलन का नाजुक नृत्य हवा में शुरू होता है। मादाओं के फेरोमोन से आकर्षित होकर नर उसे रोमांस की उड़ान के लिए बुलाता है। तितलियों का यह नृत्य तब तक चलता है जब तक मादा इतनी ना थक जाए कि वो चकराकर जमीन पर गिरने लगे। दोनों तरफ से आपस में जुड़ने के बाद नर सिर्फ अपने स्पर्म ही नहीं बल्कि पोषक पदार्थ भी भीतर डाल देता है ताकि मादा और उसके अंडों को पोषण मिलता रहे। इस तरह नर का करीब 1/3 वजन कम हो जाता है। सबसे बड़ी कुर्बानी यह है कि इसके बाद उसकी मौत हो जाती है। मादा जल्दी ही बाकी मादाओं के साथ कैलिफोर्निया से रवाना हो जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी। इसके पड़पोते और उनकी भी अगली पीढ़ियां अगले पतझड़ में इसी बगीचे में वापस आएंगी। यानी तितलियों की ये रानी सर्दियों के अपने गुनगुने सिंहासन के लिए यहां आती रहेगी। लेकिन इस मौसम में साल के 5 महीने यहां बर्फ के पहाड़ बनते रहते हैं। इन बेरहम सर्दियों में भी इन पेड़ों के अलावा कुछ पक्षियों के लिए और कोई आसरा नहीं होता। जनवरी तक
अमेरिका का करीब 70% हिस्सा बर्फ के शिकंजे में होता है। बर्फ झिलमिलाती रहती है, एक एक करके बर्फ की परत जमती जाती है। इसके अनूठे और खूबसूरत क्रिस्टल रोशनी के सारे रंगों को परे धकेल देते हैं और इस तरह बर्फ सफेद या बेरंग नजर आती है। फिलहाल उत्तर का इलाका बर्फ की चादर के नीचे सो रहा है। 20,000 साल पहले उत्तर अमेरिका के ज्यादातर इलाके में साल भर बर्फ जमी रहती थी। दरअसल यह आइस एज का समय था, लेकिन मध्य पश्चिम का एक अलग थलग इलाका ऐसा था जिसने बर्फ के कहर को चकमा दिया और दक्षिण की ओर खिसक गया। इसे ड्रिफ्टलेस एरिया कहते हैं। इसका यह नाम इसलिए है क्योंकि इसमें ग्लेशियल ड्रिफ्ट नहीं है, यानी बर्फ जब सिमटती है तो जो तलछट जमा हो जाता है वो यहां नहीं होता। यानी तितलियों की ये रानी सर्दियों के अपने गुनगुने सिंहासन के लिए यहां आती रहेगी। ठंडे पानी की नदियों का ऊबड़ खाबड़ इलाका और बलूत यानी ओक के जंगलों में वन्य जीवों की भरमार होती है, यहां तक कि सर्दियों में भी। मेडो वोल बर्फ का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करती है। ये सुरंगों के अपने जाल में पौधों की जड़ें और कीड़े तलाश करती है। बर्फ की चादर इसे बाहर की ठंड से बचाती है और भूखे शिकारियों से आमना सामना भी नहीं होता। लेकिन आज जंगल के पास कान आ गए हैं। ग्रेट हॉर्न आउल को वोल की तमाम हरकतों की आहट मिल रही है, वो भी 30 सेंटीमीटर बर्फ के नीचे। इसके बहुत ही तेज कान इसकी खोपड़ी पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ होते हैं और इसकी वजह से यह आवाजों का सही सही पता लगा सकता है। यह अपना सिर तब तक हिलाता है जब तक कि दोनों कानों में आने वाली आवाज एक जैसी ना हो जाए। अब इसे पता है कि शिकार कहां है। सीधे निशाना लगाया जाएगा। यह धीरे से झपट्टा मारने के लिए उड़ता है। इसके पंखों पर आड़े तिरछे पर होते हैं जो आवाज को सोख लेते हैं। इस बार वोल बर्फ का फायदा उठाकर बच निकला है। दक्षिण में साल के इस सबसे ठंडे वक्त सब कुछ मुश्किल नहीं रहता। मध्य फ्लोरिडा के इस इलाके में गुनगुने मौसम में खाना आसानी से मिल जाता है, पर समय के साथ खाना घट रहा है। ओकाला नेशनल फॉरेस्ट में जनवरी का महीना बीत रहा है। एक भूखा व्हाइट टेल डियर जंगल में निकला है। पतझड़ के बलूत यानी ओक के फल अब गायब हैं। वसंत में खिलने वाले पेड़ों के फल आने वाले कई महीनों तक नहीं मिलेंगे। ये ओकलावाहा नदी के किनारे घास चर रहे दूसरे हिरणों के पास आ गई है, लेकिन इस हिरण का ध्यान इस वक्त सिर्फ पेट भरने पर नहीं है। छोटे दिन आते ही मिलन का मौसम शुरू हो जाएगा। यहां मौजूद ज्यादातर हिरनियां अब मिलन के लिए तैयार हैं और इनके पीछे बहुत सारे नर चले आए हैं। नर मादाओं के लिए आपस में भिड़ जाते हैं। दूसरे राज्यों की तुलना में मिलन का वक्त फ्लोरिडा में अलग अलग होता है। साल भर यहां तापमान नरम रहता है, ऐसे में बच्चों को बड़ा करने का कोई खास मौसम नहीं होता। दक्षिण में प्रजनन जुलाई में चरम पर है और राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्से में काफी देर से यानी फरवरी में। ओकाला के ये हिरण तैयार हैं और इनके ये सींग इस बात की गवाही दे रहे हैं। पिछले वसंत से ये नर इन सींगों को नए सिरे से उगा रहे थे। इनकी मखमली नरम परत हट चुकी है और अब ये कड़क बन गए हैं, लड़ाई के लिए तैयार।
मिलन का जुनून इस झुंड में तहलका मचा देता है। सबसे बड़े नर इस वक्त दबाव में आ जाते हैं। एक मुखिया नर मादाओं के आसपास बना रहता है। ये इंतजार कर रहा है। मादाएं 1 या 2 दिन के लिए मिलन के लिए तैयार होती हैं, इसलिए इसका समय एकदम सही होना चाहिए। तब तक इस नर को अपना रुतबा कायम रखने के लिए लड़ते रहना पड़ता है। जंगल में से एक जवान हिरण बाहर आ रहा है। मुखिया नर पहले से ही चौकन्ना है और यह नौजवान इसे चुनौती देने आया है। नया हिरण धीरे धीरे मुखिया नर के करीब आ गया है और उसे घूर रहा है। ये वो प्रजाति है जो आंखें मिलाने से कतराती है। ऐसे में जवान हिरण ने बड़ा हिम्मत भरा कदम उठाया है। इसका मतलब है सीधे सीधे ललकारना। चुनौती स्वीकार कर ली गई है। लड़ाई खत्म हुई। जो जीता वही यहां का सिकंदर है। मुखिया नर ने मिलन का अपना अधिकार कायम रखा है, जबकि जवान हिरण का सब कुछ खो नहीं गया है। लड़ाई का यह अनुभव अगले बरस सर्दियों में काम आएगा। तब इसे अपना रुतबा बढ़ाने का एक और मौका मिलेगा। फरवरी तक फ्लोरिडा में तापमान चढ़ता चला जाता है। जमीन और समुद्र दोनों जगह। सर्दियों में मायामी के पास दक्षिण पूर्वी किनारे का पानी अमेरिकी महाद्वीप की इस पूरी तट रेखा पर सबसे ज्यादा गर्म होता है और इसलिए एक जीव हजारों की तादाद में यहां जमा हो जाता है। यह है ब्लैक टिप शार्क। जब उत्तर में पानी का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, तो लंबी दूरी तक तैरने वाली ये शार्क कुछ महीनों के लिए दक्षिण में चली जाती हैं। शार्कों की ये टोली हर साल सर्दियों में फ्लोरिडा चली आती हैं। इनमें से कुछ तो न्यू इंग्लैंड के किनारे से भी आती हैं। ये ब्लैक टिप शार्क का पश्चिमी अटलांटिक में सबसे बड़ा सफर है। लेकिन जो पानी शार्कों के लिए अच्छा गर्म होता है, वो मैनिटी के लिए कुछ ज्यादा ही ठंडा होता है। ये सीधे सादे विशाल जीव 20 डिग्री से कम वाले पानी में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। ये जमीन के करीब चले जाते हैं। ये गर्मी की तलाश में फ्लोरिडा के कुदरती स्रोतों में आ जाते हैं। खाड़ी के इस किनारे पर इनका सबसे बड़ा ठिकाना है क्रिस्टल नदी, जहां ये हर साल सर्दियों में सैकड़ों की तादाद में जमा होते हैं। फ्लोरिडा के अटलांटिक कोस्ट में भी यही नजारा होता है, लेकिन यहां गर्म पानी के स्रोतों तक पहुंचने के लिए इन्हें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस मादा ने समुद्र को कुछ ही दिनों पहले छोड़ा था। ये नदियों, झीलों और नहरों का सफर तय करके फ्लोरिडा राज्य के बीचों बीच अपने इस ठिकाने पर जा रही है। जमीन की तरफ ये 200 किलोमीटर से ज्यादा का सफर है, जिसमें यह गर्म पानी के इन स्रोतों तक पहुंचेगी, पर इसके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। अगर यह समुद्र में ही रुकी रही तो इसे हाइपोथर्मिया हो जाएगा और इसकी मौत हो जाएगी। 500 किलो वजनी ये मादा कोई हल्की फुल्की तो है नहीं। हालांकि इसके बावजूद हैरत की बात यह है कि मैनिटी के शरीर में उतनी चर्बी नहीं होती जो इसे ठंड से बचाए। अपने सफर की तीसरी सुबह ये अपनी मंजिल पर पहुंच गई है। सिल्वर स्प्रिंग्स स्टेट पार्क।
सर्दियों में इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। गर्म नदी का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है। इस वक्त सुबह की ठंडी हवा चल रही है। इन सोतों का लाखों लीटर पानी रोजाना सिल्वर रिवर में आ जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पानी का तापमान हमेशा 22 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। सर्दियों से दूर भागते इस थके हुए जीव के लिए यह तापमान एकदम सही है। यहां यह आराम कर सकती है, जलीय पौधों को खाकर अपना पेट भर सकती है और वसंत आने पर समुद्र में वापस जा सकती है। यहां तक कि फ्लोरिडा का गुनगुना मौसम भी उष्णकटिबंध यानी ट्रॉपिक की सर्दियों का मुकाबला नहीं कर सकता। अमेरिका के दूर दराज के पश्चिमी इलाके में पानी का तापमान अभी भी 24 डिग्री है। हुवाई के समुद्र का तापमान साल भर बस 3 डिग्री कम ज्यादा होता है। और इसलिए इस द्वीप पर आते हैं ढेर सारे मेहमान। इनमें से कुछ तो 40 टन वजनी भी होते हैं। फरवरी में सबसे ज्यादा तादाद में हम्पबैक व्हेल यहां आती हैं। ये अलास्का में खाने के इलाकों से 5000 किलोमीटर का सफर तय करके आती हैं। हजारों की तादाद में ये इस उथले गुनगुने पानी में जमा होती हैं। हुवाई अमेरिका का इकलौता ऐसा राज्य है जहां दुनिया भर में घूमने वाली ये विशाल व्हेल मिलन करती हैं, बच्चे पैदा करती हैं और उन्हें पालती हैं। प्रजनन के मौसम में समुद्र में नर हम्पबैक व्हेलों की आवाजें गूंजती हैं और इन्हें 160 किलोमीटर दूर से भी सुना जा सकता है। इन आवाजों के जरिए मिलन के लिए साथी आकर्षित होती हैं, या फिर ये अपने इलाके का रौब झाड़ने का तरीका होता है। ये पेचीदा आवाजें कई घंटों तक चलती हैं। मौसम बीतने के साथ ये आवाजें गायब हो जाती हैं। वसंत तक यहां की आखिरी हम्पबैक व्हेल भी उत्तर की ओर अपने लंबे सफर पर चल पड़ती है। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनके पास इन सर्दियों से बचने के लिए सफर करने की काबिलियत है, पर फिर भी ये यहीं बने रहते हैं। जैसे कि ये कौवे या रेवन, चाहे जितनी ऊंचाई हो या चाहे जितनी सर्दियां पड़ें, हर मौसम का सामना करने वाला ये पक्षी दुनिया के कोने कोने में पाया जाता है। चाहे रेगिस्तान हो या घास के मैदान या पहाड़, ये हर जगह रहता है। फरवरी के दूसरे हफ्ते तक वॉशिंगटन राज्य की कैस्केड पर्वत श्रृंखला 3 महीनों के लिए बर्फ की गिरफ्त में आ जाती है। यहां की चोटियों पर प्रशांत महासागर से बर्फीले तूफान भी आते हैं और इस तरह यहां हर साल 5 मीटर से भी ज्यादा बर्फ जम जाती है। इस नर और इसकी मादा के लिए सर्दियां चुनौती भरा समय है। अच्छे मौसम में जो बेरियां, गिरियां और कीट पतंगे मिलते थे, अब वो खत्म हो चुके हैं। पर इस वक्त हवा में कुछ नया नजर आया है। इस घाटी में कुछ मैकपाई पक्षी अचानक दावत उड़ाने चले आए हैं। यह एक मरा हुआ जानवर है। शायद किसी कूगर ने इसे मारकर यहां तक घसीट लिया है। ये रेवन या कौवे के सबसे छोटे रिश्तेदार हैं, जिनकी सूंघने की काबिलियत बहुत ज्यादा होती है और सबसे पहले लाश का पता इन्हें ही चलता है। पर ये जिस तरह शोर मचाते हैं, इनके खाने का राज सबको पता चल जाता है।
इन नए मेहमानों को कोई जल्दी नहीं है। रेवन या कौवे काफी होशियार होते हैं और लाश के पास जाने से थोड़ा डरते भी हैं। पहले वो पक्का करते हैं कि कोई खतरा तो नहीं है। मैगपाई को इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। ये रेवन की तुलना में ज्यादा फुर्तीले होते हैं और अगर कोई कायोटी या ग्रेट हॉर्न आउल सामने आ गया तो तेजी से भाग सकते हैं। इस नर ने कुछ ज्यादा ही इंतजार किया है। अब तो मादा भी आ गई है। ये अभी भी घबराए हुए हैं और पेड़ पर जाकर ही खा रहे हैं। पर जब शिकार इतना बड़ा हो तो आराम से तसल्ली से इसे खाया जा सकता है। कैलिफोर्निया के किनारे पर अभी अभी पैदा हुए एलिफेंट सील के बच्चों के लिए मां का दूध हमेशा मौजूद रहता है और ये कभी दूर तक नहीं जाते। ये बस्ती दिन ब दिन बढ़ रही है। बीच मास्टर अभी भी जोश के साथ अपने विशाल हरम की हिफाजत कर रहा है। इसने कई हफ्तों से कुछ खाया नहीं है। इसकी एक मादा बच्चे को जन्म देने वाली है। वो बीते साल इन्हीं दिनों गर्भवती हुई थी। नर बच्चा पैदा हुआ है और काफी तंदुरुस्त है। इसका वजन 34 किलो है। मां अपने बच्चे के साथ एक रिश्ता कायम करती है और इसके लिए ये एक दूसरे को सूंघते रहते हैं। ये आवाजें भी निकालते हैं ताकि एक दूसरे की आवाज पहचान लें, ताकि इस भीड़ भरे किनारे पर बिछड़ जाए तो ये काम आए। पर इस बच्चे को फौरन ही खाना खाना शुरू करना होगा। अगर इसे जिंदा रहना है तो इसे अपना वजन 4 गुना करना होगा और इसके पास बस 1 महीना है। इसके बाद इसकी मां चली जाएगी। इसे अपना पहला भोजन मिल गया है। यह स्तनपायी जीवों की दुनिया का सबसे पोषक दूध है, जिसमें 55% फैट होता है। जब तक इसकी मां यहां है, इसे जितना ज्यादा हो सकेगा दूध पीना होगा। 1 महीने में यह खाने के लिए उत्तर के समुद्र में लौट जाएगी। इस बीच इसे अपना खाना खोजना भी सीखना पड़ेगा। लेकिन जाने से पहले मादा अपनी अगली पीढ़ी की तैयारी करेगी। मादाएं बच्चे पैदा करने के 24 दिन बाद मिलन के लिए तैयार हो जाती हैं। बीच मास्टर का धीरज अब जवाब देने लगा है। यह करीब 10 हफ्तों से अपने हरम में पहरेदारी कर रहा है और काफी चिड़चिड़ा हो गया है। मादाएं मिलन के लिए तैयार होती जा रही हैं, इसलिए ये उनके चक्कर भी काटता है। 2 टन वजनी ये नर मिलन के लिए इस तरह बेताब है कि लड़खड़ा कर चलते हुए रास्ते में पड़ने वाले किसी भी बच्चे को कुचल सकता है। अभी अभी पैदा हुए इस बच्चे को रास्ते से हटना पड़ेगा। बीच मास्टर निकल गया, कोई नुकसान नहीं हुआ। बच्चा सुरक्षित है। लेकिन इस किनारे पर शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती। दोपहर से पहले ही प्रशांत महासागर में तेज हवाएं चलने लगती हैं। समुद्र में सर्दियों का तूफान शुरू हो रहा है, इसलिए ज्वार का पानी चढ़ रहा है। भयानक लहरें किनारे की इस नर्सरी तक आ रही हैं और बच्चों को अपनी मांओं से अलग कर रही हैं। बेचारे बच्चे लहरों के शिकंजे से आजाद होने के लिए जूझ रहे हैं।
ये इतने छोटे हैं कि तैर भी नहीं सकते। जो बच्चे लहरों में बह जाएंगे वो जिंदा नहीं बचेंगे। अभी अभी पैदा हुआ बच्चा भी मुसीबत में है। लहरों के थपेड़ों ने उसे कचरे के एक ढेर पर ले जाकर फेंक दिया है। इसकी मां पास में ही है, पर वो कुछ कर नहीं पा रही है। बच्चा इतना थक गया है कि ऊंची जगह पर नहीं जा सकता। एक विशाल लहर इस बच्चे के लिए मुसीबत ला सकती है। लहरों में एक और बच्चा किनारे पर आने के लिए जूझ रहा है। एक दबदबे वाला, कम रुतबे वाला नर पास में ही है, लेकिन उसका सारा ध्यान मिलन पर है। उसने इस बच्चे को प्रजनन के लिए तैयार एक मादा समझ लिया है। डूबते हुए इस बच्चे के लिए यह एक बड़ी मुसीबत है। उसकी मां ऊंचाई से बेबस होकर यह सब देख रही है। वो वहां नहीं जा सकती। तूफान थम गया है और कुछ बच्चे अपनी मां के पास लौट आए हैं। अभी अभी पैदा हुआ बच्चा खुशकिस्मत रहा है। वो किसी तरह कचरे से आजाद होकर अपनी मां के पास लौट आया है। लेकिन मां बेटे का यह बंधन ज्यादा दिन नहीं चलेगा। सर्दियां अब बीत रही हैं। जल्दी ही मां रवाना हो जाएगी। तब तक यह बच्चा ममता की छांव में पलता रहेगा। मार्च का महीना शुरू हुआ है, पर येलोस्टोन नेशनल पार्क में सर्दियों का कहर अब तक जारी है। यह अमेरिका का पहला नेशनल पार्क है जिस पर बर्फ की मोटी चादर फैली हुई है। आने वाले महीनों में और बर्फ गिरने वाली है। लेकिन सर्दियों वाले इस इलाके में भी एक गर्म ठिकाना है। जी हां, येलोस्टोन के नीचे एक बेचैन ज्वालामुखी मौजूद है। बारिश और जमीन का पानी अंदर रिसता जाता है और नीचे की भट्टी उसे गर्म करके सतह पर लाती रहती है। गर्म पानी के सोतों की तरह, गर्म पानी के फव्वारों की तरह और कीचड़ के उबलते हुए गर्म दायरों की तरह। इस पार्क के दक्षिणी हिस्से में है क्रॉफिश क्रीक और गर्म पानी का एक सोता यहां के पानी को जमने नहीं देता। इस ठिकाने में अमेरिकन डिपर के एक जोड़े ने डेरा डाला है। यह उत्तर अमेरिका की इकलौती सॉन्ग बर्ड है। येलोस्टोन की कड़ी सर्दियों में यह खुला पानी इनके जिंदा रहने का जरिया है। इस भूखे नर ने मूस फॉल के पास डेरा डाला है। यह नदी में खोजबीन कर रहा है।
ये अपने पंखों के सहारे धारा को चीरता हुआ पानी में चला जाता है। इसकी पसंदीदा तकनीक है वेट प्लंज, यानी तब तक पानी में खोजबीन करो जब तक शिकार न मिल जाए। सर्दियों में कीड़ों के लार्वा तो मिलने से रहे, पर अगर इसने फुर्ती दिखाई और इसकी किस्मत अच्छी रही तो इसे कोई अच्छा खाना मिल जाएगा। इस तरह पटकने से मछली बेहोश हो जाती है। इसके बाद यह इसे साबुत निगल लेता है। इसकी साथी धारा में ऊपर की तरफ खाने की तलाश कर रही है। इसे स्विम प्लंज नामक तकनीक पसंद है। यह सतह पर तब तक तैरती रहती है जब तक कि शिकार नजर ना आ जाए। इसके मोटे, नरम और चिकने पर इसे ठंड से भी बचाते हैं और पानी को ठहरने नहीं देते। नर ने खाना खाते ही अपना गाना छेड़ दिया है। यह आवाज धारा के शोर में दूर तक सुनाई पड़ती है। बहुत हुआ, अब यह झरने के पीछे घोंसले में वापस लौट रहा है। बसंत तक इस जोड़े के पास ऐसा कुछ होगा कि ये गुनगुना सकें। इनके घोंसले में होंगे नन्हे डिपर चूजे। पार्क में और अंदर की तरफ मार्च के दूसरे हफ्ते में गिर रही बर्फ ने जंगली बाइसन की एक टोली को अटका दिया है, पर ये मजबूत हैं और सर्दियों से परेशान नहीं होते। इनकी मोटी ऊनी चमड़ी इन्हें सर्दियों के कहर से बचाती है और इनकी पाचन शक्ति धीमी पड़ जाती है ताकि ऊर्जा बचाई जा सके। इसके बावजूद सर्दियां हमेशा एक चुनौती होती हैं। भले ही ये बाइसन यहां प्राचीन काल से रह रहे हैं, तकरीबन 10% वयस्क बाइसन इस मौसम में खत्म हो जाते हैं। साल के इन दिनों में इतनी मोटी बर्फ में घास खोजना बड़ी मेहनत का काम है। एक विशाल बाइसन मानो बर्फ में हल चला रहा है। यह अपनी गर्दन और कंधे की ताकतवर मांसपेशियों से ताकत लगा रहा है, पर कुछ खास मिला नहीं है। ज्यादातर हरियाली बर्फ की चादर के नीचे दब गई है। ऐसे में इस छोटे से झुंड को यहां से निकलना होगा। ये एक ऐसी जगह जा रहे हैं जिस पर भरोसा किया जा सकता है, पार्क का पश्चिमी सिरा। यहां घास भले उतनी हरी ना हो, पर कम से कम बर्फ में दबी तो नहीं है। यह येलो स्टोन का एक जियोथर्मल इलाका है। यहां गर्म पानी के सोते बर्फ नहीं जमने देते। यहां इन्हें इतनी घास और टहनियां मिल जाएंगी कि इनका पेट भर सके, पर इन्हें संभाल कर कदम रखने होंगे। गर्म पानी के सोतों के आसपास की नरम बर्फ की पपड़ी बहुत नाजुक होती है। अगर यह बाइसन अचानक अंदर धंस गया तो जिंदा बचना मुश्किल हो जाएगा। कुछ सोतों में तो पानी बहुत गर्म होता है, करीब 120 डिग्री सेल्सियस वाला, जबकि कुछ में बहुत ही तीखा एसिड मिला होता है जो अंदर गिरे किसी भी जानवर को कुछ ही घंटों में घोल कर रख दे। लेकिन खाना खोजने का यह सफर हमेशा इतना भयानक नहीं होता। येलो स्टोन में अब मौसम गर्म हो रहा है। बाइसन का यह काफिला जल्दी ही ऊंचाई पर मौजूद अपने मुख्य झुंड के पास चला जाएगा
और वसंत में इसे मिलेगी हरी भरी ताजा घास। सूरज के चारों तरफ धरती का सफर तकरीबन पूरा हो चुका है। सर्दियां जल्दी ही खत्म हो जाएंगी और फिर आएगा वसंत का सुहाना मौसम। सूरज फिर उत्तरी गोलार्ध में अपनी गर्मी बिखेरना शुरू करेगा और अमेरिका में एक नया चक्र शुरू होगा, यहां के वन्य जीवों की तरह विविधता से भरा एक सिलसिला।